नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज से हम प्रशासकीय प्रतिवेदन पे चर्चा कर रहे थे। आज हमारा प्रशासकीय प्रतिवेदन का दूसरा क्लास है। यह प्रशासकीय प्रतिवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है, जिसके तहत दोस्तों हम विभागीय ढांचा को समझ चुके हैं एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दो विभागाध्यक्ष कार्यालय होते हैं, उनके कार्य को भी समझ चुके हैं तथा उनके संरचना को भी समझ चुके हैं। राइट, आज हम इस प्रशासकीय प्रतिवेदन के माध्यम से इस विभाग के जितने भी योजनाएं हैं उन योजना को लेकर डिस्कस करेंगे, एक एक योजना को, जिसमें दोस्तों पहला योजना आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। पहला योजना क्या है आपका? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। वास्तविक में दोस्तों यह योजना नहीं है, हालांकि इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में योजना लिखा हुआ है, योजना के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह योजना नहीं है। यह एक प्रकार का कानून है, कानूनी गारंटी है। ये अधिनियम है भारत सरकार का। राइट, नाम से स्पष्ट पता चल जाता है कि ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है यहां पास, मतलब ये राष्ट्र मतलब केंद्र पोषित योजना होगा, केंद्र सरकार की योजना होगी ये, क्योंकि राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है। ग्रामीण लिखा हुआ है, मतलब ग्रामीण से संबंधित यह योजना होगी। ये प्रोग्राम ग्रामीण से संबंधित होगी, शहरी से संबंधित नहीं होगी ये। ठीक, रोजगार मतलब यहां इसमें इसके माध्यम से कोई रोजगार क्रिएट किया जाता होगा, रोजगार दिया जाता होगा, मतलब यह रोजगार से संबंधित स्कीम है, योजना है। योजना नहीं बोल सकते, एक प्रकार का अधिनियम हम डिस्कस करेंगे। अधिनियम के तहत इसे योजना के रूप में रूपांतरित किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। अधिनियम के माध्यम से इसे स्कीम के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले इसे एमजी नरेगा भी कहा जाता है। एमजी मतलब महात्मा गांधी नरेगा, नरेगा। ठीक, एमजी नरेगा, हिंदी में मनरेगा कह देते हैं, मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, जो 2009 में बदलकर मनरेगा हो गया महात्मा गांधी के नाम पर। ठीक, तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले, इस मनरेगा को समझने से पहले दोस्तों मैं कुछ कंसेप्ट आपका बिल्ड कर दूं, आपके सोचने के तरीका को मैं बिल्ड कर दूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना हमारे समझ से पूछा जाता है। इसमें जैसा लिखा है ए टू जेड वैसा उठा के प्रश्न नहीं पूछा जाता, समझ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारा समझ डेवलप होना चाहिए। इसलिए कुछ मैं आपके समझ को मजबूत कर देता हूं। चलिए पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस योजना पर आएंगे जी। देखिए क्या है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये कहता है दोस्तों कि हमारे भारत के बारे में बात करते हैं, हम भारत देश के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत देश को आजादी के बाद हम भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाए हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कड़ी में हम बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, हरित क्रांति लेकर आए, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए, खाद्यान्न समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति लेकर आए। उसके बाद दोस्तों हम वाजपेयी मॉडल की बात करें, सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आए। फिर मनमोहन सिंह की बात करूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भारत निर्माण योजना लेकर आया। ठीक, भारत निर्माण योजना, हो रहा भारत निर्माण। दोस्तों इसी कड़ी में हम बात करते हैं अध्ययन की दृष्टि से या विकास की जरूरत के आधार पर। शब्द सुनना ध्यान से, विकास की जरूरत के आधार पर हम भारत को दो भागों में विभाजित करते हैं। विकास की जरूरत, एक शहरी भारत में और दूसरा ग्रामीण भारत में हम विभाजित कर दिए। एक होगा शहरी भारत और दूसरा होगा ग्रामीण भारत। शहरी भारत के लिए शहरी विकास मंत्रालय होता है, जिसे स्वच्छ मंत्रालय भी कर दिया गया है, और ग्रामीण भारत के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है। किस लिए? विकास की जरूरतों के आधार पर, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि गांव, देश का विकास करना हो
या देश की विकास की यात्रा गांव से होकर बहती है, गांव से होकर जाती है। यदि देश का विकास करना हो तो गांव का विकास करना होगा। और गांव में दोस्तों इस ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास की बात करनी होगी। यदि हम गांव का विकास करेंगे तो ग्रामीण विकास की बात करनी होगी। और गांव में आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, गरीब वर्ग से आते हैं। आधी आबादी, जब गांव की आधी से आधी आबादी दोस्तों, आधे से ज्यादा आबादी, मान लो ये आबादी है, ये गरीब है, ये गरीब है ना। जब ये गरीब है, गांव की आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, तो इन लोगों का जीवन स्तर क्या होगा? निम्न होगा। यहां इन लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर क्या होगा? निम्न होगा। निम्न, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जीवन स्तर निम्न, ये लोग यहां बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। बेरोजगारी की समस्या है गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक। जीवन स्तर निम्न है। बेरोजगारी आती है ना, किसी भी क्षेत्र में जब बेरोजगारी आती है तो गरीबी में वृद्धि होती है। जब गरीबी में वृद्धि होती है ना, तो जीवन स्तर क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। जीवन स्तर निम्न, रिलेशन को समझना है आपको, ठीक। अब ये क्या है? जीवन स्तर निम्न है, बेरोजगारी की समस्या है, तो गरीब है। जब एक गरीब है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीब हैं, तो एक गरीब व्यक्ति करता क्या है? एक गरीब व्यक्ति, कहा जाता है ना, जितना हाथ उतना काम, जितना हाथ उतना काम, और जितना काम उतना पैसा। ग्रामीण क्षेत्र में तो एक गरीब व्यक्ति करता क्या है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे जन्म करने पर बल देता है, मतलब पुत्र प्राप्ति की लोभ, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पे बल, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बल देगा। जब ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर बल दिया जाता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो कि एक समस्या को जन्म देगा, आगे जाकर एक समस्या को जन्म देगा। गांव में क्या होता है? गांव में यदि कोई आदमी, कोई व्यक्ति गरीब है, या ग्रामीण क्षेत्र में आधी से ज्यादा आबादी गरीब है, तो होता क्या है? पलायन की समस्या है, पलायन, माइग्रेशन, पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में आधी से अधिक आबादी गरीब है, तो पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब पलायन की समस्या उत्पन्न होती है ना, या कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जब पलायन करता है, तो वो अकेला नहीं जाता है, वो अकेला पलायन नहीं करता है जी, तो उसके साथ संस्कृति का भी पलायन होता है, उसके साथ संस्कृति भी जाती है। अब संस्कृति मतलब लड़की नहीं है जी कोई ना, उसके साथ संस्कृति का भी पलायन होता है, कल्चर का भी पलायन होता है, ठीक। जब कल्चर एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है ना, किसी व्यक्ति के साथ कोई कल्चर या कोई संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है, तो सांस्कृतिक टकराव को जन्म देता है। इससे सांस्कृतिक टकराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक। इस सांस्कृतिक टकराव की समस्या को कम करने के लिए तथा इस पलायन की समस्या को कम करना पड़ेगा। सांस्कृतिक टकराव की समस्या को कम करने के लिए इस पलायन की समस्या को कम करना पड़ेगा। जब इस पलायन की समस्या को कम करना पड़ेगा, तो गांव के लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, रोजगार देना होगा, क्योंकि गांव की आधे से अधिक आबादी अकुशल है जी, क्योंकि इसके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है? अकुशल है, ये कुशल श्रमिक नहीं होते हैं, ये अकुशल श्रमिक होते हैं। तो इनको रोजगार, इनके हाथों में रोजगार देना होगा। इनके हाथों में रोजगार मिलेगा ना, तो इनका जो जीवन स्तर है यह उच्च होता जाएगा, विकास की राह में बढ़ता जाएगा।
गांव में गरीबी की समस्या को कम करना पड़ेगा। गांव में गरीबी की समस्या को कम करना पड़ेगा। गरीबी की समस्या को कम करना पड़ेगा। ठीक, गांव में गरीबी की समस्या को कम करना पड़ेगा। और गांव में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है मौसमी बेरोजगारी। गांव में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना, मौसमी बेरोजगारी को भी कम करना होगा। मौसमी बेरोजगारी को, इसके साथ साथ गांव का विकास करना है तो गांव की जो संरचनात्मक ढांचा है, जो गांव की बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचा का विकास करना होगा। बुनियादी ढांचा का विकास तभी होगा जब वहां कुछ रोजगार के साधन क्रिएट किया जाए। यह समस्या समझ में आ रहा है ना आपको? गांव में महिलाओं की स्थिति भी क्या होती है, कमजोर होती है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था किसी समाज की उन्नति और विकास को मैं महिलाओं की स्थिति से मापता हूं। मतलब गांव में महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करना होगा। ठीक, यह समस्या है दोस्तों। गांव में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए अर्थात महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए, गांव में गरीबी की समस्या को कम करने के लिए, गांव में पलायन की समस्या को कम करने के लिए, गांव में संरचनात्मक विकास के लिए, मौसमी बेरोजगारी को गांव में कम करने के लिए तथा गांव के प्रत्येक नागरिक को, दोस्तों गांव के प्रत्येक अकुशल वयस्क नागरिक को जीवन को उच्च स्तर में लाने के लिए, उच्च स्तर बनाए रखने के लिए इनके हाथों में रोजगार देना होगा। और इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 2000 में एक प्रोग्राम लेकर आया कानून के माध्यम से। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जी? उस प्रोग्राम का नाम है मनरेगा। क्या है? मनरेगा। ताकि मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्रामीण विकास का एक हिस्सा है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाता है। मनरेगा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाता है, वहां लोगों का विकास किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास मतलब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप विकास के साथ साथ वहां के लोगों का भी विकास करना होगा। मतलब संरचनात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक विकास भी करना होगा। यही ग्रामीण विकास है। तो ग्रामीण विकास के मूल्य को बनाए रखने के लिए यह प्रोग्राम है मनरेगा। ग्रामीण विकास के लिए जो कार्य कर रही एक प्रोग्राम मनरेगा है। इसी मनरेगा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, समझ में आगे होगा कंसेप्ट आपका। चलिए अब आते हैं सीधा मनरेगा पे। मैं जो बताते जाऊंगा दोस्तों उसको आपको ध्यान से सुनना है। और मैं जब भी कोई भी चीज में पढ़ाता हूं तो शब्दों में फोकस ज्यादा कराता हूं। आप शब्दों पे आपको क्या करना है जी? फोकस करना है। मैं जो शब्द का प्रयोग करूंगा वो शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शब्दों से कैसे क्वेश्चन फंसाया जाता है मैं सिखा दूंगा आपको। शब्दों से क्वेश्चन फंसाया जाता है और आप गलती कर देंगे। मैं अधिकतर जब भी पढ़ाता हूं तो शब्दों पे फोकस कराता हूं। ये शब्दों को पकड़ के रखना आप। चलिए समझते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वास्तविक में यह योजना नहीं है, यह एक कानून है जी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, यह एक योजना नहीं है। यह क्या है? यह कानून है, अधिनियम है। यह एक अधिनियम है, याद रखना है। अधिनियम है, एक्ट है। इस अधिनियम को इंप्लीमेंट करना हो, लागू करना हो ग्रामीण क्षेत्र के डेप्थ में, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना हो तो योजना के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब इस कानून के मूल्य को बनाए रखना है तो एक योजना के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, इसलिए इसे योजना के रूप में पढ़ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह कानून है। राइट, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द मैं फोकस कराऊंगा उस पर आपको ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों, देखिए परिवार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को, मतलब
देश के एक हिस्सा की बात हो रही है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि शहरी क्षेत्र। मतलब यह मनरेगा लागू होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा, शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए नहीं है। ये मनरेगा जो प्रोग्राम है यह ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है। शब्दों को याद रखना है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि प्रोग्राम में लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार क्रिएट किया जाएगा। ठीक, चलिए, निवासरत परिवारों को 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर, कितने दिवस का, तो 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। ठीक, यहां तक समझाता हूं। अब पहली बात याद रखना, पहली फैक्ट याद रखना, यह जो योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में निवासरत परिवारों के लिए यह योजना नहीं है। ठीक, पहली बात, इस योजना के तहत 100 दिवस का, मैं भी छत्तीसगढ़ पे नहीं आया हूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, 150 दिवस क्या है, परिवारों को 100 दिवस का श्रम रोजगार दिया जाता है। श्रम रोजगार, श्रम, अब कई प्रकार के रोजगार होते हैं, मानसिक रूप से रोजगार होते हैं, कई लोग मानसिक रोजगार करते हैं डिसीजन मेकिंग से, कई लोग शारीरिक रोजगार, श्रम रोजगार। तो यह शारीरिक रोजगार तो है, लेकिन शारीरिक के साथ एक श्रम है, यह मानसिक रूप से नहीं, आराम से बैठे और पैसा मिल जाए। तो कैसा रोजगार है यह श्रम रोजगार है, मतलब इसमें श्रम करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। गड्ढा खोदना होगा, तालाब का निर्माण करना होगा, शेड का निर्माण करना होगा, खेत का चकबंदी करना होगा, तो खेत का खनाई कुदाई, गड्ढा खोदने उदने वाला काम, मतलब इसमें शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा रोजगार है जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, शारीरिक श्रम देना पड़ेगा इसमें। कितने दिन तक, तो 100 दिवस तक, 100 दिनों तक आपको शारीरिक श्रम के लिए, शारीरिक श्रम हेतु रोजगार दिया जाता है। ठीक, तो 100 दिवस श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर, मतलब शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये गारंटी है 100 दिवस तक। जब 100 दिनों तक शारीरिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे तो उसके पैसे भी मिलेंगे आपको। जब आपको पैसे मिलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का जो आजीविका है, जीवन जीने का जो चलन है दोस्तों, जीवन जीने का जो तरीका है, आजीविका है, वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उसको सुरक्षा मिल जाएगी। आजीविका को सुरक्षा प्रदान किया जाता है इसके तहत। आजीविका को, जो हमारे आजीविका के साधन, उसको क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पहले संसद से पारित किया गया। तो पारित यहां पर लिखा हुआ नहीं है इस प्रतिवेदन में। पारित कब हुआ था, अगर आपसे पूछे, यह अधिनियम, मतलब यह विधेयक के रूप में पारित कब हुआ था, विधेयक के बाद अधिनियम बनता है ना, तो पहले विधेयक के रूप में पारित होगा। तो कब पारित हुआ था, इसको लिख लेना है, छाप लेना है, 23 अगस्त 2005 को यह संसद से क्या होता है, पारित होता है विधेयक के रूप में। विधेयक पारित हो गया, अब उसके बाद राष्ट्रपति की जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा और राजपत्र में प्रकाशित करेंगे। तो 23 अगस्त 2005 को यह पारित हुआ था। अगर पारित पूछे तो 23 अगस्त आंसर लेना है, 23 अगस्त। लेकिन लागू पूछे या कब से लागू हुआ, कब से अधिसूचना जारी किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, यह पूछे तब आंसर होगा दिनांक 7 सितंबर 2005 को। 7 सितंबर 2005 को जारी की गई, मतलब 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना जारी किया गया था। अधिसूचना जारी किया गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, तो 7 सितंबर 2005 को। अधिसूचना जारी कब किया गया, तो 7 सितंबर 2005 को। ठीक, यह अधिनियम कब जारी की गई, तो 7 सितंबर 2005 को जारी की गई थी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक। अब पहले इसका नाम महात्मा गांधी नहीं था, बाद में डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले यह लागू हुआ था, नरेगा के नाम से हुआ था।
महात्मा गांधी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से इसके सामने महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। ठीक, पहले समझ रहे हैं इसको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा, देखिए 2005 की धारा 4 के क्लॉज 1 में, 2005 की धारा 4 के क्लॉज 1 में, मतलब इस अधिनियम में कुल धारा कितना है, अगर आपसे कोई पूछे तो कुल धारा इस अधिनियम में कुल धारा 32 है जी। इस 32 धारा में से दोस्तों आपके धारा 4 के क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे, धारा 4 के क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे तो इस धारा के अंतर्गत राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में ना, छत्तीसगढ़ राज्य में 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से ना, 2 फरवरी को याद रखना है, 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब एमजी नरेगा योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। तो छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ की गई, तो 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2 तारीख है, दूसरा महीना है और 6 लगा देना है। 2 तारीख है, दूसरा महीना भी है और 6 2006 लगा देना है। तो 2 फरवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा प्रारंभ की गई थी जी, प्रारंभ की गई थी। कौन से धारा के तहत, तो इस अधिनियम के धारा 4 के क्लॉज 1 के तहत, राइट। ठीक, अब ये जो अधिनियम है ना, पूरे देश के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में लागू हुआ है। ठीक, 3 चरणों में क्या हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है, लागू हुआ है, प्रारंभ हुआ, मतलब 3 चरणों में से विस्तार होते जाता है, लागू हुआ, प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में प्रारंभ हुआ और भारत में भी 3 चरणों में प्रारंभ हुआ। ठीक ठीक, तो प्रथम चरण को हम समझते हैं, दोस्तों। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को ही लागू हो गया, प्रारंभ हो गया। 2 फरवरी 2006 से छत्तीसगढ़ के 11 जिले में यह क्या हुआ, प्रभावी हुआ, लागू हुआ। प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई, तो 2 फरवरी 2006 से। इसलिए, और छत्तीसगढ़ के 11 जिले, मतलब भारत में कुल 100 जिले, तो भारत में 200 जिले, पूरे भारत में 200 जिले में लागू होता है। इस 200 जिले में 11 जिले छत्तीसगढ़ के थे, मतलब 2 फरवरी 2006 से पूरे भारत के 200 जिलों के साथ, प्रथम चरण के साथ 200 जिलों में यह लागू होता है। और पहली बार लागू कहां से हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के एक जिला है अनंतपुर से लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर से इस योजना की शुरुआत की गई थी 200 जिलों के साथ। उस 200 जिले में 11 जिले छत्तीसगढ़ के थे जी, 11 जिले छत्तीसगढ़ के थे। कौन से 11 जिले, तो याद रखना है, नीचे जाना है आपको। बस्तर, हमारे बिलासपुर, न्यायधानी बिलासपुर में भी लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। दंतेवाड़ा में लागू हुआ था, धमतरी में लागू हुआ था, जसपुर, हम सरगुजा संभाग की बात करें तो जसपुर में लागू हुआ था, कोरिया में, सरगुजा संभाग में कोरिया में लागू हुआ था, सरगुजा संभाग में रायगढ़ में लागू हुआ था। हम बस्तर संभाग में बात करें तो कांकेर में भी लागू हुआ था। दुर्ग संभाग में बात करें तो कबीरधाम में लागू हो गया था। बिलासपुर संभाग में बात करें तो रायगढ़ में लागू हो गया था। दुर्ग संभाग में बात करें तो राजनांदगांव में भी लागू हो गया था। मतलब 2 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में यह लागू हुआ और पूरे भारत के 200 जिलों में। इसलिए 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है, राइट। अब दूसरा चरण आता है, तो दूसरा चरण में दोस्तों, दूसरा चरण 1 अप्रैल, याद रखना है, दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007। अभी ध्यान से याद रखना है, ट्रिक कैसे याद करना है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। देखिए 5 को अधिनियम पेश किया जाता है और 5 को ही क्या हो जाता है, ये लागू हो जाता है, मतलब जारी हो जाता है अधिसूचना। उसके बाद 6 आता है, तो 6 में 2 फरवरी 6 में मतलब प्रथम चरण की शुरुआत, 7 में द्वितीय चरण की शुरुआत, 8 में तृतीय चरण की शुरुआत। तो 5, 6, 7, 8 ऐसे करके याद रखना है, 5, 6, 7, 8।
5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है। तो 5 6 7, 5 से 8 तक का ये स्टोरी है। ठीक, तो 1 अप्रैल दोनों में 1 अप्रैल है, द्वितीय चरण में भी 1 अप्रैल है, तृतीय चरण में भी 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल 2007 द्वितीय चरण पढ़ रहे हैं ना अभी, द्वितीय चरण में क्या होता है, 1 अप्रैल 2007 से छत्तीसगढ़ के 4 जिले, भारत की बात करूं तो भारत में कुल 130 जिले में लागू प्रारंभ होता है ये। भारत के दूसरा चरण में मनरेगा के दूसरा चरण ना भारत के 130 जिलों में लागू होता है, 130 जिलों में। अब 130 जिले में छत्तीसगढ़ में शामिल है, छत्तीसगढ़ के 4 जिले, मतलब दूसरा चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लागू होता है। कौन कौन से जिला है, तो रायपुर की याद करना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कब से प्रारंभ की गई थी मनरेगा, तो दूसरा चरण से। ठीक, दूसरा चरण से। जांजगीर चांपा को याद रखना है, दूसरा चरण से प्रारंभ होता है इसमें। कोरबा को याद रखना है, दूसरा चरण से प्रारंभ होता है। महासमुंद को याद रखना है, दूसरा चरण से प्रारंभ होता है। अर्थात रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, महासमुंद, ये 4 जिलों में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, तो 1 अप्रैल 2007 से हुई है, 1 अप्रैल 2007 से। उसके बाद तृतीय चरण आता है। तृतीय चरण दोस्तों 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ होता है। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से तीसरा चरण प्रारंभ किया जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में यह चरण दुर्ग जिले से प्रारंभ की गई थी। कौन से जिले से, याद रखना, दुर्ग जिले से प्रारंभ की गई थी। मतलब मनरेगा की तीसरा चरण छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से प्रारंभ की गई थी। दुर्ग जिले के प्रारंभ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, समस्त जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया, प्रभावशील बना दिया गया। मतलब तीसरे चरण के साथ ही छत्तीसगढ़ के शेष जिलों में भी यह लागू हो गया, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। यह रहा मनरेगा। मनरेगा 3 चरणों में लागू हुआ है। डेट आपको याद रखना है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है इसको भी आपको याद रखना है। कैसा रोजगार देता है, तो श्रम आधारित रोजगार प्रोवाइड करता है ये ना, शारीरिक श्रम आधारित रोजगार, मानसिक श्रम आधारित रोजगार नहीं है ये। शारीरिक श्रम करना पड़ता है इसमें, मानसिक रूप से श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, आगे हम पढ़ेंगे। अब इसको उद्देश्य पे आते हैं, फिर चर्चा करूंगा मैं इसका क्या क्या श्रम की आवश्यकता होती है इसमें और किसके लिए है, कुशल व्यक्तियों के लिए है कि अकुशल व्यक्तियों के लिए है। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसके उद्देश्य पे चर्चा करते हैं, इसके पर्पस पे चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, मेन पर्पस क्या है जी इसका, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य, पर्पस। ठीक, देखिए ग्रामीण उद्देश्य क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताए गए हैं। चारों उद्देश्यों को आपको समझना है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों के, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को पहले समझ चुके हैं भाई, यह जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए है, शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए यह प्रोग्राम नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 1 वित्तीय वर्ष ना, अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 वित्तीय वर्ष, 1 वित्तीय वर्ष, 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 1 वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार दिया जाता है। इसमें कैसे रोजगार दिया जाता है, तो अकुशल श्रम रोजगार दिया जाता है। अब इसको समझना है आपको। 100 दिवस का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है जी, एक गारंटी है, एक अधिकार है, एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा कंसेप्ट के माध्यम से। चलिए यहां समझते हैं। मतलब ये 1 वित्तीय वर्ष में ये एक वित्तीय वर्ष, ये 1 वित्तीय वर्ष के लिए है। 1 वित्तीय वर्ष में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिवस, 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार उपलब्ध कराता है। ये कितने दिन का, तो 100 दिन का। ये गारंटी, और ये क्या है, एक गारंटी है जी। क्या है ये,
गारंटी, क्योंकि कानून के माध्यम से कानूनी अधिकार है आपका, लेकिन आप अकुशल होना चाहिए। देखिए 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार, 100 दिन का अकुशल श्रम रोजगार, मतलब यह प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम है, मतलब इसमें जो रोजगार दिए जाते हैं, यह रोजगार कैसे रोजगार होते हैं, इसमें जो रोजगार होते हैं, इसमें जो रोजगार होते हैं अकुशल होते हैं। अकुशल मतलब इसमें कुशल स्किल्ड की जरूरत नहीं होती है, किसी स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, स्किल की जरूरत नहीं होती, ये अनस्किल्ड रोजगार होता है। अनस्किल्ड मतलब इसमें जो काम करना पड़ता है अकुशल प्रकार के करना पड़ता है, इसमें जो भी काम करना पड़ेगा अकुशल प्रकार के करना पड़ेगा, जैसे गड्ढे खोदना, तालाब का निर्माण करना, खेत को बांधना, तालाब में शेड बनाना, अकुशल गड्ढे खोदना, मिट्टी निकालना, ये अकुशल श्रमिक। मतलब इसमें आपको शारीरिक श्रम देना होगा, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है इसमें, शारीरिक श्रम की। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन फंसाऊं, महात्मा गांधी मतलब जो मनरेगा है यह मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक पर आधारित है, तो 100% सही होगा। इस प्रोग्राम को मुख्यतः अकुशल श्रमिक के लिए लाया गया है, ना कि कुशल श्रमिक के लिए। यह प्रोग्राम मुख्यतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुख्यतः मतलब इसको ऐसे लिखिए ताकि आपका समझ, शब्दों को समझना है ना, मतलब यह मुख्यतः, यह कार्यक्रम लिखिए, यह कार्यक्रम मुख्यतः शब्द लगाना है जी, इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। मुख्यतः अकुशल श्रमिक के लिए है, अकुशल श्रमिक के लिए डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, मुख्यतः अकुशल श्रमिक के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मतलब गांव में जो लोग रहते हैं उसके पास स्किल्ड नहीं होता, किसी भी प्रकार का टेक्निकल या व्यावसायिक नॉलेज नहीं होता, वो अनस्किल्ड होता है, उसके पास कुशल या दक्षता तो होती है लेकिन कुशल नहीं होते, अकुशल होते हैं। इसलिए अकुशल श्रमिकों के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, मुख्य रूप से डिजाइन किया गया था अकुशल श्रमिक के लिए। अब प्रश्न उठता है, क्या कुशल व्यक्ति, गांव के कोई कुशल व्यक्ति भी इसमें रोजगार पा सकता है क्या? तो हाँ, पा सकता है, लेकिन उसको शारीरिक श्रम देना होगा, अकुशल कार्य करना होगा, उसको जो भी वेतन मिलेगा अकुशल श्रमिक के कैटेगरी में मिलेगा। लेकिन ये प्रोग्राम है मुख्यतः अकुशल के लिए, लेकिन कुशल व्यक्ति भी इसमें काम कर सकता है, लेकिन उसको अकुशल कार्य करना पड़ेगा, गड्ढे खोदना पड़ेगा। स्किल्ड होके भी, यदि कोई व्यक्ति स्किल्ड होके भी इसमें काम पाना चाहता है तो उसको अनस्किल्ड काम ही करना होगा, स्किल्ड काम नहीं मिलेगा उसको, कुशल काम नहीं होता इसमें। सिर्फ इसमें जो भी काम किए जाते हैं अकुशल कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रोजगार होता है, इसमें रोजगार अकुशल प्रकार के होते हैं, अकुशल, अनस्किल्ड टाइप, अकुशल प्रकार के होते हैं। इसमें रोजगार अकुशल प्रकार के होते हैं। ठीक, अकुशल प्रकार के इसमें रोजगार होते हैं, मतलब इसमें अकुशल प्रकार होते हैं, मतलब इसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें शारीरिक श्रम की। ठीक, आपके पास बेशक कुछ नॉलेज है, स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, आप मनरेगा के तहत काम पाना चाहते हैं तो आपको अकुशल कार्य ही करना होगा, कुशल कार्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्रोग्राम मुख्यतः
अकुशल श्रमिक को फोकस करते हुए ही डिजाइन किया गया है। किसने डिजाइन किया था यह प्रोग्राम? तो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे, जीन ड्रेज। अर्थशास्त्री जीन ड्रेज ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था। अर्थशास्त्री जीन ड्रेज ने डिजाइन किया था इस प्रोग्राम को, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। जीन ड्रेज, अर्थशास्त्री जीन ड्रेज ने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था अकुशल श्रमिक के लिए। समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ, हाँ यहां तक मतलब 100 दिनों का गारंटी देता है, समझ में आ गया होगा आपका। भाई 100 दिन का गारंटी है ना, तो गारंटी 100 दिन का आप रोजगार पा सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। 100 दिन का रोजगार पा सकते हैं मतलब ये प्रोग्राम है, ये गारंटी देता है कि भाई अगर गांव में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, खेती किसानी कर रहे हैं, मौसमी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देगा। ये गारंटी है ताकि आपका जीवन स्तर उच्च हो सके, आपके आजीविका को सुरक्षा मिल सके। ठीक, इसके माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है। स्थायी परिसंपत्ति मतलब तालाब का, बांध का, छोटे मोटे बांध का, नहर का, ठीक ना, तालाब का, स्थायी छोटे मोटे सड़क का सृजन किया जाता है, ये स्थायी परिसंपत्ति कहलाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए आप, ग्रामीण परिवार के वयस्क ना, अब यहां वयस्क सदस्य है। पहली बात याद रखना कि यह प्रोग्राम अकुशल श्रमिक, मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक के लिए है और बीपीएल से कम, गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लिए है। तीसरा पॉइंट यहां नोट करके लिखिए, वयस्क सदस्य मतलब इसमें बच्चे कार्य नहीं कर सकते जी। वयस्क सदस्य जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, ऐसे सदस्य के लिए है ये। वयस्क सदस्य प्लस अकुशल सदस्य के लिए है। वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उसके लिए है ना। अगर करना नहीं चाहता तो अच्छी बात है, तो तैयार होना चाहिए, उसके लिए है। भाई तैयार है, अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, तभी तो वो आवेदन करेगा ना। जैसे मैं अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता हूं तभी तो मैं आवेदन करूंगा, वरना मुझे काम पसंद नहीं तो मैं थोड़ी आवेदन करूंगा जी, इस काम के लिए नहीं करूंगा। तो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, उनके आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर, याद रखना है, छप जाना चाहिए दिमाग में, 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना। मतलब जैसे ए नामक, ग्रामीण क्षेत्र में ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नामक व्यक्ति है, ये क्या है, पहली बात ये वयस्क है जी। वयस्क है मतलब 18 या 18 वर्ष से उम्र अधिक है। दूसरी बात याद रखना कि अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है, अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है, अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहता है ये, तो ये आवेदन करेगा। इस आवेदन करने के तारीख से 15 दिन के भीतर इसको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराया जाता है, इसको रोजगार देना होगा। कानून कहता है इसको 15 दिन के भीतर इस व्यक्ति को रोजगार देना होगा। यह है सेकेंड पॉइंट आपका। तो पहला पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं जी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष, मतलब वित्तीय वर्ष नहीं है, वित्तीय वर्ष 2013-14, वित्तीय वर्ष 2013-14, ठीक, वित्तीय वर्ष 2013-14 से 100 दिवस से बढ़ाकर, 100 दिवस से बढ़ाकर, मतलब इस रोजगार के तहत, इस मनरेगा योजना के तहत अकुशल गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिक को 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी है, 100 दिन का रोजगार देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 2013-14 से 100 दिवस से बढ़ाकर 150, छप जाना चाहिए दिमाग में, 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ की तरफ से 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है, मतलब 150 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। कब से? तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से, फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। और जो 50 दिन का एक्स्ट्रा अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार पर होने वाला जो खर्च है, व्यय है,
भाई 50 दिन एक्स्ट्रा यहाँ रोजगार दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो 50 दिन का जो एक्स्ट्रा खर्च है, व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उस पैसा को भारत सरकार देगा कि राज्य सरकार देगा? तो लाइन कहता है कि अतिरिक्त 50 दिवस से रोजगार पर होने वाला व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। मतलब जो 50 दिन का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, इसका वहन स्वयं राज्य सरकार करता है, ना कि केंद्र सरकार। तो 15 दिन का कौन करता है? सॉरी 15 दिन बोल रहा हूं, 50 दिन कौन करता है? तो राज्य सरकार वहन करता है जी। ठीक, ये पॉइंट समझ में आगे होगा। तो छत्तीसगढ़ में कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? तो याद रखना है 150 दिन का। पहली बार में 150 आंसर नहीं लेना है। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर होगा 100 दिन। अगर उसमें छत्तीसगढ़ शब्द जोड़ दे कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तब आंसर होगा 150 दिन, 150 दिन। जब तक क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ शब्द नहीं है, तब तक हमको 100 दिन ही आंसर लेना है, 100 दिन ही आंसर लेना है। यदि उसमें स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए पूछे तो 150। ठीक, अब अगला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। भारत सरकार द्वारा वन अधिकार पत्र धारक, बहुत सारे वन अधिकार पत्र धारक होते हैं जिसको एफआरए कहा जाता है। जैसे बस्तर क्षेत्र में बहुत सारे वन अधिकार पत्र धारक होते हैं। बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको वन अधिकार पत्र धारक। ठीक, एक कानून के तहत दिया जाता है, डिस्कस करेंगे। अनुसूचित आदिवासी परिवार के, मतलब अनुसूचित जनजाति परिवार, मतलब सिर्फ आदिवासियों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। मतलब यह जो है सिर्फ एसटी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए यह नहीं है। ये वाला लाइन सिर्फ एसटी के लिए है। अनुसूचित आदिवासी परिवार के लिए निर्धारित 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों की मजदूरी प्रावधान किया गया है। मतलब इसके लिए भी 150 दिन का। ये भारत सरकार द्वारा है ना, ये राज्य सरकार द्वारा नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा जो 50 दिन का मजदूरी दिया जा रहा है ना, ये भारत सरकार द्वारा है। जबकि ऊपर में हम जो पढ़े हैं 50 दिन का अतिरिक्त, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा है। ठीक, तो अतिरिक्त 25 दिनों की मजदूरी का प्रावधान किया गया है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो, तब उसको 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। कैसे समझते हैं इसको? समझा देता हूं इसको जी। हर चीज का मेरे पास टोल रहता है। देखिए समझिए, भारत सरकार याद रखना है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। सभी जानते हैं आप, रोजगार दिया जाता है, ये आप बचपन से जान रहे हैं, 100 दिनों का। ठीक, 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। यदि किसी एसटी वर्ग, ध्यान से समझना है इसको, यदि किसी एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास एक कानून है के पास एफआरए 2006 के तहत क्या वन अधिकार पत्र है, वन अधिकार पत्र धारक है, वन अधिकार पत्र धारक है। यदि कोई जनजाति एसटी वर्ग इस कानून के तहत, तो उसको ये लाभ मिलेंगे। शर्त क्या है कि भाई इसके पास ये होना चाहिए, इसके पास इस कानून के तहत ना इसे कुछ ना भूमि अधिकार दिए जाते हैं। इस कानून के तहत इन जनजातियों को क्या दिए जाते हैं? भूमि अधिकार दिए जाते हैं।
भूमि अधिकार के रूप में मान लो इससे 5 एकड़ जमीन दे दिया, 5 एकड़ जमीन दे दिया गया है। भूमि अधिकार के तहत मतलब इसको, इस जनजाति को 5 एकड़ जमीन दिया गया है, 5 एकड़ इस कानून के तहत। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके पास वन अधिकार पत्र है। अब इसके पास ना कोई निजी संपत्ति नहीं है जी, इसमें इस एसटी वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं है, सिर्फ संपत्ति नहीं है, इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है। इसके पास भूमि अधिकार है, 5 एकड़ जमीन है इसके पास। ठीक, अब केवल 5 एकड़ जमीन है तो इसका आजीविका कैसे चलेगा? इसके पास कोई निजी संपत्ति तो नहीं है, तो खेती से खेती बाड़ी करके अपना आजीविका चलाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खेती मजबूत नहीं हो पाता एग्रीकल्चर, तो इसके आय के साधन तो कमजोर हो गए, क्योंकि जो भी जमीन मिले हुए भूमि अधिकार के तहत मिले होंगे और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, ऋण जाल में हो सकता है, ऋण जाल के चक्कर में फंस गया। तो इसलिए सरकार ने, इसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है, केवल भूमि अधिकार के तहत इसे जमीन प्राप्त है, कुछ भी प्राप्त है, मतलब इसके पास वन अधिकार पत्र है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्सटी वर्ग को 100 दिन के अलावा मतलब अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी दिया जाएगा। 50 दिन का मजदूरी अर्थात रोजगार दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। और इसका वहन कौन करेगा? तो इसका वहन दोस्तों लिख लेना है, इसका वहन भारत सरकार करेगा, भारत सरकार करता है। इसका वहन कौन करता है? तो भारत सरकार करता है। जिसके पास वन अधिकार पत्र है उसको 25 दिन का अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है और इसका वहन भारत सरकार करता है, ना कि छत्तीसगढ़ सरकार। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं तो ये रहा दोस्तों हमारा मनरेगा की ये वाला पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये वाला पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे दोस्तों ये चारों उद्देश्य हमारा क्लियर हो गया। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस अधिनियम की, मनरेगा अधिनियम की जो विशेषताएं हैं, कल से इसके विशेषताओं पर मैं चर्चा करूंगा। एक एक टॉपिक को उठाकर इनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।